साइंस इसलिए नहीं पढ़ पाए कि उस कॉलेज में कोई साइंस लड़की नहीं पढ़ती थी, और यही रीजन था कि ये देश आगे नहीं गया। विकास तब होगा जब एक रथ के दोनों पहिए मजबूत होंगे। एक पहिया मजबूत है, दूसरा टूटा फूटा है, तो विकास कैसे होगा? कितना भी मजबूत घोड़ा लगा दीजिए, मारिए चाबुक, वो दौड़ेगा, लेकिन एक पहिया टूटा है तो गोल गोल घूमेगा, सीधा नहीं घूम सकता। इसलिए जरूरी है कि हम शिक्षा में, रोजगार में और हर जगह, और ये देखा गया कि वुमेन आर बेटर मैनेजर देन द मेल। देखा गया घर में 500 रुपया पापा लेके देते हैं तो मम्मी घर चलाती हैं। तो इसलिए महिलाओं को परिवार में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इसलिए महिलाओं के नाम पर एक तालियां हमारी आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है क्या है? नॉलेज सेंटर सोसाइटी। ये सोसाइटी इंफॉर्मेशन सेंटर है। गूगल पर एक क्लिक करेंगे तो आपको हजारों सूचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज में कन्वर्ट करना ये बड़ा काम। और ये कौन करता है? टीचर करता है, साइंटिस्ट करता है। ओके, तो हमें जब तक इस समाज में नॉलेज को सम्मान नहीं मिलेगा, ये समाज आगे नहीं जाएगा। अभी समाज में किसको सम्मान मिलता है? मनी माफिया और ब्यूरोक्रेट। आप कहीं देख लीजिए। और इसलिए समाज आगे नहीं जा रहा है क्योंकि टीचर को जब तक सम्मान नहीं मिलता, जब तक चाणक्य पैदा नहीं होते, जब तक चंद्रगुप्त पैदा नहीं होते। इसलिए आपको मैं बार बार कहूंगा कि शिक्षक का सम्मान करिए। क्यों करिए? भोजपुरी में कहावत है, अगर भोजपुरी समझ में आती हो आपको, कि अगर आपको दूध चाहिए तो गमछा लेके आने नहीं पड़ेगा, बर्तन लाना पड़ेगा है? और गमछा लेके आने का मतलब यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू योर टीचर। जब तक आप, और लेने वाला थोड़ा नीचे होना चाहिए, देने वाला थोड़ा ऊपर होना चाहिए। फ्लो, ग्रेविटी का ये रूल भी कहता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, समाज को नॉलेज सेंटर्ड बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट। विकास कैसा हो? मानव परक। कितना भी ऑटोमेशन कर लेंगे, लेकिन इस देश में जहां इतनी ज्यादा लोग हैं, 65% युवा हैं, अगर सब पढ़ लें तो सबको रोजगार चाहिए, चाहे स्वरोजगार हो चाहे नौकरी हो, कुछ तो चाहिए। अगर आप उन्हें नहीं देंगे तो क्या होगा? जितने भी इंजीनियर और साइंटिस्ट होते हैं वही बड़े आतंकवादी होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि इनको हमें बेहतर शिक्षा। अगर मैं एमटेक में एडमिशन ले रहा हूं तो मेरा जिम्मेदारी है कि जब हमारे लड़के निकले तो सबके हाथ में रोजगार हो, तभी बीके मिश्रा सफल होंगे। वो स्वरोजगार हो चाहे जो हो, ये अदरवाइज केवल पढ़ा के एक मैदान में छोड़ देना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और अंतिम है इनोवेशन सेंटर इंडिया। ये देश तभी आगे जाएगा जब हम इनोवेशन को समझेंगे। एंड व्हाट इज इनोवेशन? डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ये तीनों का अंतर पता है? कोई बच्चा बताए? How to describe these three terms: discovery, innovation, invention and innovation. अभी एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। जेम्स वाट याद है? जेम्स वाट याद है ना? जेम्स वाट स्टीम इंजन का कहते हैं कि स्टीम के उन्होंने इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया। तो वो केटली में चाय बना रहे थे, ढक्कन ऊपर नीचे हुए तो उनको पता चला स्टीम में पावर है, तो ये डिस्कवरी हो गया। और वही स्टीम जब इंजन बनाने के काम आया तो इन्वेंशन हो गया। तो एप्लीकेशन ऑफ एनी साइंटिफिक डिस्कवरी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन इज इन्वेंशन। एंड व्हेन दिस इन्वेंशन इज मॉडर्नाइज्ड और कमर्शियलाइज्ड, एक डेफिनेशन है इन्वेंशन इनटू कमर्शियलाइजेशन इज इक्वल टू इनोवेशन। और दूसरा है मार्जिनल इन्वेंशन, मार्जिनल मॉडिफिकेशन। जैसे इंजन बन गया, एक बाद में बिजली का इंजन हो गया, बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने लगी सिलेंडर और पिस्टन में क्रोमियम और प्लेटिनम का। सो थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, ओके, राइट थिंग प्लेस एट राइट प्लेस, ओके, दैट इज द इनोवेशन। तो उन्होंने कहा कि मैं अखबार खोलूं तो उसमें मिले कि आनंद को नोबेल प्राइज मिला है ऑटोमेशन में, देवाशीष को नोबेल प्राइज मिला है सोशल सर्विस में, जैन साहब को नोबेल प्राइज मिला है माइनिंग में। मतलब इंडिया के लोगों का नाम होना चाहिए। हम सारी दुनिया का नाम देख के क्या करेंगे? इस तरह की सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हमारे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है। और ये कहता है, इस स्लाइड पे मैं कभी कभी 3 घंटा बोलता हूं, मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, घबराइएगा मत, लेकिन मैं एक स्लाइड में भी 3.5 घंटा बोल सकता हूं। और इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन बर्डन टू ह्यूमन रिसोर्स, अगर इस होता क्या है, हम अपने देश में लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन
कि हम सब प्लानिंग बढ़िया करते हैं लेकिन सब फेल हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि वो गिर जाती है, मतलब वो कर ही नहीं पाते। तो मैंने कहा इस पॉपुलेशन बर्डन को ह्यूमन रिसोर्स में कैसे बदले, ये संसाधन में कैसे बदले, तो कुछ चीजें को सीखना होगा। पहला क्या है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन समझते हैं सब लोग, समझते हैं। मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आंखों देखी और कानों सुनी पर विश्वास करो, सिखाया जाता है ना। जो आंख से देख लीजिए, देखिए नींद आ रही होगी आपको, खाना खाए हैं लेकिन थोड़ा सा ऊर्जा, हम उधर आ जाए क्या, उधर से बात कर रहे हैं, चल रहा है तो नींद आए तो थोड़ा नींद को भगाइए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आंखों देखी और कानों सुनी पर विश्वास करना। हम वही करते हैं जो आंख से देखते हैं, जो कान से सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमेशा फेल होते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसलिए कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमारे संस्कार जो कहते हैं, अच्छा अंडा खाना अच्छा है कि बुरा, अंडा खाना क्या अच्छा है? अच्छा है, हाथ उठाइए, कितने लोगों को अंडा अच्छा लगता है? उठाइए, जिसको कोई बढ़िया उठाइए। अच्छा अंडा खाना बुरा है, कितने लोग सहमत हैं? कोई सहमत नहीं है, तो मैं सहमत, अंडा खाना बुरा है। अब ये बताओ, पूछो क्यों? इसलिए तुम्हें बताया गया कि अंडा संडे के संडे खाओ अंडे, ठीक है। घर में बताया गया कि अंडे से कैल्शियम मिलता है, मुझे बताया गया नहीं खाना, मैं पंडित जी हूं, मुझे बच्चों से बताया गया है नहीं खाना। तो अब हमारे संस्कार बताते हैं। अभी तो मैं कहता हूं अंडा नहीं खाना, लेकिन मैं 3 साल का था तो आजमगढ़ में मेरे पिताजी का पोस्टिंग था और मेरी दादी आई थी। तो जब दादी आती थी तो अम्मा उनको चूड़ी पहनाने ले जाती थी, तो बाजार में चूड़ी पहनाने ले गई और पीछे पीछे हम भी लग लिए और पता चला वो लोग घर आ गए और हम नहीं आए। तो अब खुजाई हुई कि कहाँ गए मिश्रा, छुटका कहाँ गया, छुटका कहाँ गया। तो उसके बाद रिक्शा पर, उस समय रिक्शा पर वो लगता था माइक्रोफोन, वो क्या कहते भोपू, हाँ, और फलाने मिश्रा जी के पुत्र फलाना और इस कलर का पैंट पहने और इस कलर का इतना एज, गोरा गेहुआ रंग, प्रचार होना शुरू हुआ। तो 3 दिन बाद मिले, और कहाँ मिले? एक कसाई की दुकान। अगर मान लीजिए मैं वही रह गया होता तो आज तो अंडा नहीं खा रहा हूं, उसमें क्या जाके काट रहा होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इन्वायरमेंट है जिसमें आप पले बड़े हैं, आपकी सोच वैसे हो जाती है। इसलिए सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन सबसे खराब होता है। आज सुन लीजिए, उसके बेस्ड जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, वो डिसीजन लड़ाएगा, वो डिसीजन आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। आज के पहले मुझे कितने लोग जानते थे इस क्राउड में, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं? बच्चे शायद पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन जब यहां से जाओगे तो मेरे बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब ऊट करा दिया जाए, यार वो मिश्रा आया था, बकबक करके चला गया कि कुछ बताया। कुछ लोगों को जो गहरी नींद में होंगे कहीं पता नहीं क्या पता। अब उनका सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, नींद आई, नींद आ रही है, क्योंकि सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोला मैंने पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जिसने सुना वो कहेगा भाई ठीक ठाक कुछ बताया। तो अगर 51% बोलते हैं कि ठीक बताया तो मैं जीत गया, मेरा काम हो गया। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर ज्यादा लोग समर्थन करें तो सही है, कम समर्थन करें तो गलत है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन सही होता तो यूपी में कभी मुलायम सिंह सुंदर लगते हैं, कभी मायावती सुंदर हो जाती है और कभी योगी जी सुंदर लगने लगते हैं, और आपके यहाँ कभी सोरेन साहब सुंदर हो जाते हैं, कभी रघुवर दास सुंदर हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी स्वे करती है। तो बेस्ट है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। कैसे करना? जो लड़के बचपन में घड़ी तोड़ के देखते हैं कि स्प्रिंग है कि नहीं, थर्मामीटर पटक दिए और मरकरी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आता है। करना क्या है, इसका एक उदाहरण से बताऊंगा तब समझ में आएगा। एक बार मैं और मेरे एक मित्र हैं शरद पांडुरंग काले, हम दोनों लोग जब छुट्टी होती थी पहले तो स्कूल में बच्चों को हाउ टू ऑब्जर्व साइंटिफिकली पढ़ाने जाते थे। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में हम और काले साहब गए थे। मेरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर हुआ। एक छोटा सा कच्चा मकान, प्राइमरी स्कूल गांव का,
उनको फल खाने के लिए दिया गया, बच्चे फल खाए और उसके बाद छिलका और गुदा एक कोने में रखकर बैठ गए। उसके बाद काले साहब का लेक्चर हुआ। मराठी होते हुए काले साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं, और उस समय मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया। मेरे बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी थी, 8 साल की, 7 साल की। मैं क्या देखता हूँ, काले साहब लेक्चर, मेरी आवाज आ रही है ना? काले साहब लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन वो लड़की उस कोने में जहां वो छिलका गुदा फेंका था उधर देख गई। तो मैंने कहा, टोका उसको, तो डर के मारे वो फिर इधर देखने लगी, लेकिन अचानक वो फिर उधर मुड़ गए। तो मैंने फिर जब टोका तो काले साहब डिस्टर्ब हो गए। तो काले साहब ने पूछा, मिश्रा जी क्या हो रहा है? मैंने कहा, उस कोने में सर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लेक्चर से अच्छा है। क्योंकि लड़की बार बार उधर ही देख रही है। तो हम दोनों उसके पास गए और हमने पूछा, बेटा क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? तो उसने कहा, सर व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व, आप देखिए ना। अब ये टीचर के जमाने में बड़ी समस्या है। अगर लड़का क्लास में पूछे ना तो क्या गधा है, पूछ दिया क्या बदमाश है, क्योंकि आता ही नहीं। अगर हम तैयार नहीं है तो कहेंगे बदमाश ही परेशान करता है। तो अब वही स्थिति हो गई हम लोगों की। अरे हमने कहा, क्या देख रही है, छिलका है, गुदा है, बीज है, इसमें मक्खी भिनभिना रही है। तो कह रहे, सर ध्यान से देखिए, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, प्लीज ऑब्जर्व साइंटिफिकली। और विश्वास नहीं करेंगे, आईआईटी से बीटेक, आईआईटी से एमटेक, आईआईटी से पीएचडी। पीके मिश्रा अपने को तूफान समझता था उस समय। और काले साहब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भाभा परमाणु केंद्र में बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो भी अपने को कम नहीं समझते थे। हम दोनों ने पूरा ताकत लगा दिया और क्या मिला, वही छिलका, वही गुदा और वही बीज और उसमें मक्खी। और जब भी आप बच्चों से बहस करते होंगे घर में, वो जल्दी हारते तो नहीं है, तो अंत में हम लोग कान खुला देते हैं, अरे तू ही जीत गया, तू ही बता दे। हमने कहा, माता जी तुम बहुत बड़ी ज्ञानी हो, तुम बता दो क्या देख रही हो। और तब उस लड़की ने बताया कि सर कौन बात कर रहा, मतलब डिस्टर्ब मत करिए। तो उस लड़की ने क्या कहा, हर छिलके पे, हर गूदे पे, हर बीज पे मक्खी है, लेकिन सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, उसने कहा सर न शरीफा के छिलका, न बीज, न गूदा, कहीं पे मक्खी नहीं। आप बताइए, हमने तो फल देखा, उसने क्या देखा, केला, शरीफा, आम, संतरा, तब उसे लिखा इस पे तो है नहीं। और जब उस सैंपल को बार्क की लेबोरेटरी में भिजवाया गया टेस्ट के लिए, तो उसमें इंसेक्ट रिपेलेंट मिला। और वो पेटेंट आज भी उस लड़की के नाम पे है। टीचर जानता है, हर टीचर जानता है कि एक पेटेंट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो साइंटिफिकली तो आपके नाम से पेटेंट भी हो जाता है। तो ये साइंटिफिक तरीका है काम का, इसलिए हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सीखना होगा। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अयोध्या जी आप खड़े हो, सर बहुत सीनियर टीचर हैं, ये बताइए पहली पिक्चर कौन सी देखी थी और उसका कोई सीन बताइए। सबसे पहला, एकदम छोटे हो, मम्मी पापा के गोद में गए हो, ऐसा नहीं, वैसा याद तो नहीं है। छोड़ दीजिए, किसी को याद है? हाँ चलिए आनंद जी बताइए। सर मुझे जब मैं बहुत छोटा था, पापा मम्मी सत्य बहुत पे छोटा सत्ता था, लेके कितना गए थे। मतलब मुझे लगता है मैं क्लास 2nd या 3rd में रहा होगा। और तो मम्मी पापा लोग जा रहे थे देखने के लिए सत्य पे सत्ता, फैमिली में सबके साथ जा रहे थे और मुझे नहीं ले जाया जा रहा था। तो हजारीबाग में रहता था और वो लोग पिक्चर नहीं देख पाए? नहीं गया, मैं रिक्शा की पीछे अटक के गया और देखा। और वहां पे जब जो सीन था सर, जो मुझे याद है, जो पहला कि सब लोग को नहाने के लिए बोला जा रहा और अमिताभ बच्चन और बाकी सब लोग जो है कह रहे कि आप लोग सब सफाई करो। थैंक यू। बट हम वो क्यों करने पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि हमने कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया। अब यहां से मैं अपने पर ध्यान देना बता रहा हूं। आप दिन भर कुछ भी करिए, शाम को 10 मिनट बैठिए और दिन में क्या हुआ इसके बारे में सोचिए। बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे आइडिया ये मिलेगा कि यार तुम्हें किसी ने डांटा या किसी ने प्रशंसा किया, किसी ने गाली दिया, तो किस चीज पे डांट खाए, किस चीज पे गाली खाए और किस चीज पे प्रशंसा मिली। ये अब आप करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तब अपने स्ट्रेंथ को आप और पॉलिश करके बेहतर करोगे। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? कोई भी छोटी से छोटी घटना या दुर्घटना आपको याद करना है। हमारे साथ किसी ने गलत ढंग से हमें टच किया,
हमने कैसे उसे रजिस्ट किया, ये भी हमें सीखना होगा। हर चीज से सीख जब लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। अगर ये मैंने पहले किया होता तो मैं आज और बहुत आगे होता। मैं 3 साल इंडस्ट्री में बर्बाद किया। मुझे लगता था इंजीनियरिंग कर लिया, प्लांट वाली नौकरी देख लेता हूँ, मजा नहीं आया। ऑपरेशन वाली देख लिया, ट्रबल शूटिंग देख लिया, टेक्निकल सर्विसेज देख लिया, कंसल्टेंसी दिया, 7 नौकरी बदला 3 साल में। अगर मैं पहले जानता कि मैं क्या बेहतर कर सकता तो मेरा उसमें बचता। ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन जानते, नीड, ड्राइव और गोल। ये साइकिल जो है मोटिवेशनल साइकिल कहते हैं। नीड तो सब जानता है ना, नीड सबको पता है। बताइए नीड को डिफाइन करिए आप, दीपक जी। अभी जो what I want right now is my need. इन्होंने कहा व्हाट आई वांट राइट नाउ इज नीड, तो नीड का सिनानी वांट हो गया। अब वांट का मतलब बताइए। सर ये सेल्फ रिकर्सिव हो जाएगा फिर। अच्छा कोई और बता सकता है? टाइप का हो गया। हाँ, और कोई बताएगा? कोशिश करिए ना। अच्छा, नीड सब जानता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो नीड नहीं जानता हो, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकता। डिफाइन करने में डेफिनेशन बता दूं आपको? हाँ हाँ बताओ, जोर से बोलो। किसी चीज को अच्छी तरह से चलाना, लीड करना। किसी चीज को अच्छी तरह चलाना और लीड करना। वो लीड सुन रही है। नीड NEED। हाँ बोलो। नीड इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। चलो मैंने कहा ना नीड सब से जानते हैं, लेकिन नीड कोई नहीं जानता। तो नीड क्या है जरा ध्यान दीजिए आज। द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इज नीड। असंतुलन की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुआ? असंतुलन की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। मैं ऐसे खड़ा हूं, कब तक खड़ा रहूंगा? तो मैं नीड क्या है कि दोनों पैर नीचे हो गया, बहुत तेज भूख लगी है, असंतुलन हो गया, खाना खा लिया, मैं संतुलित हो गया। बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पी लिया, मतलब एक गोल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। नीड इतना इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि अगर नीड किसी की बहुत छोटी होती जाएगी, उसका गोल बहुत छोटा होता जाएगा। जिंदगी में बड़ा होना है तो गोल बड़ा होना चाहिए, तो नीड बड़ी हो जाएगी, और नीड बड़ी हो जाएगी, हम छोटे हैं तो हम पागल हो जाएंगे, तो हमें फिर असंतुलन हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन है मैथमेटिक्स। इसको बहुत डिटेल में कभी हम पढ़ाएंगे। ये मोटिवेशन अपने आप में एक लेक्चर है 3.5 घंटे का। तो आज मैं इतना बता रहा हूं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन 2 होता है। इंट्रिंसिक क्या है? मैंने अपने अंदर झांका और मैंने ये देखा कि मैं ये कर सकता हूं, एक्सप्लोर किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, और मैं ये कर सकता हूं, मैंने अपने को मोटिवेट किया। और एक्सट्रिंसिक क्या है? मेरे जैसा बड़ा आया आपके सामने और एक कहा तुम ये कर सकते हो, ये दूसरा मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सीता जी को ढूंढने वानर सेना निकली, कहानी सबने पढ़ा है। तो क्या हुआ? ढूंढते ढूंढते थक गए, समुद्र के किनारे मुंह लटका के बैठे हैं, और कोई हनुमान जी भी मुंह लटका के बैठे हैं। और तब जामवंत आते हैं। जामवंत कौन है? शिक्षक। और आते आगे कहते हैं का चुप साधी रहा बलवाना। अरे यार तुम चुपचाप बैठे हो, यू कैन डू इट। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, और इसकी भी जरूरत जिंदगी में पड़ती रहेगी। चलिए, तो उसके बाद नीड्स को हमें मॉडिफाई करना है। देखिए नीड्स पे थोड़ी सी और बात करेंगे। एक तो होता है फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं मान के चलता हूं कि हमारे सामने बैठा आदमी या लड़की या लड़का कल जरूर ऐसा करेगा कि वो रोटी कपड़ा के लिए परेशान नहीं होगा। तो आगे क्या करेगा? तो साइकोलॉजिकल और हायर नीड की बात आती है। हायर नीड क्या है? नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ ऑटोनॉमी, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी नीड। अब इसमें नीड ऑफ पावर जानते हो क्या होता है? हर आदमी को पावर की जरूरत है। कितने लोगों को पावर की जरूरत है? हाथ उठाइए जोर से। या बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों को अचीव करने की इच्छा करती है? अच्छा, ये भी चाहिए, अचीव भी चाहिए, पावर भी चाहिए। अच्छा, नीड ऑफ ऑटोनॉमी पहले समझा दें।
नीड ऑफ नहीं सॉरी नीड ऑफ अप्रेजल। सबसे पहला है नीड ऑफ अप्रेजल। होता क्या है, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो क्या होता है, कुछ काम करके आते हैं, पापा 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 मैंने किया, पापा एक थापड़ मारते हैं, कहते हैं बच्चे हो बच्चे की तरह रहो। दूसरे दिन पापा पापा फिर मारते, बड़े हो गए। ऐसा हुआ कि नहीं? मम्मी किसी को मारी, किसी को पापा मारे होंगे। होता क्या, जब एडोलेसेंस एज में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक दो बार झापड़ खाने से हमें पता चल जाना चाहिए। तो डिग्री जो है ये अप्रूवल की डिग्री ऑफ अप्रूवल, इसको हमें घटाना है जब हम आगे बढ़े। तो बार बार पूछने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप गड़बड़ हैं। दो झापड़ बहुत होता है, सीख लीजिए। दूसरा है नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ पावर क्या मतलब होता है, बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू विन। दूसरे की टांग तोड़ दूंगा कि फुटबॉल मैच जीत के आऊंगा। ये बड़ी खतरनाक है, बड़े लोग हाथ उठाए हैं। इसको मैं कहता हूं मैकाइवेलियनिज्म, धूर्तता की पराकाष्ठा। सारे नेता नीड ऑफ पावर ज्यादा, उनको जीतना ही है। कहते फुटबॉल खेलेंगे नहीं, खेलेंगे तो जीतेंगे। और नीड ऑफ अचीवमेंट क्या है, जीतूंगा मैं भी। कैसे? इतना प्रैक्टिस करूंगा, इतना बढ़िया खेलूंगा, कोई मुझसे बढ़िया खेल नहीं सकता। अगर मैं हाई जंपर हूं, 5 फुट कूद के प्रैक्टिस किया, फिर 5 फुट 1 इंच पर रखा, फिर कूदा, फिर प्रैक्टिस किया, फिर 5 फुट 2 इंच। तो हमें नीड ऑफ अचीवमेंट को बढ़ाना है और नीड ऑफ पावर को कितना घटाना है, कितना बताएं? भाई हम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कोई मुझे मारने आ जाएगा कहेंगे अब बात में रहो। ये चाहिए, नहीं तो गांधी जी का इधर मार दो फिर इधर मार दो, बढ़वाते रहो इधर। ये नहीं चाहिए मुझे। आप समझ रहे हैं? हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मुझे शोषण करने आएगा तो मैं अपने पैरों पर फर्मली खड़ा होकर कहूंगा कि तेरी सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू हो जाती है। ठीक है ना? अब इसको छोड़ता हूं, लंबा आ जाएगा। ये दोनों छोड़ दूंगा कभी और आगे चलिए। पढ़ाइए सर। हाँ पढ़ाओ 2-4 बार, स्टोरी पूरी होने दो। एक तितली का बच्चा अपने लार्वा से बाहर आ रहा है और उसको एक छोटी सी लड़की खड़े होकर देख रही है। वो संघर्ष हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पाती, तो वो लड़की क्या करती है, उसका हेल्प करने के लिए उसको काट देती है और वो तितली का बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन उसके पंख और पैर कमजोर हो जाते हैं और वो उड़ नहीं पाती। लड़की दुखी हो जाती, वो सहायता करने गई थी। ऐसा हम भी सहायता करते हैं, ऐसा बहुत से टीचर सहायता करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं।